बात पश्चिम बंगाल की, जहां की कोयला खदान में फंसे एक मजदूर की मौत हो गई। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम ने मजदूर का शव बरामद किया है। वहीं अभी 2 मजदूर खदान में ही फंसे हुए हैं। खदान में फंसी हैं 2 जिंदगियां, 5 दिन से अटकी हैं सांसें। पानी पल पल बढ़ा रहा है खतरा। कम हो रहा है ऑक्सीजन, बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और बीतते वक्त के साथ बढ़ रहा है अनहोनी का डर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के एक कोयला खदान में जिंदगी के लिए जंग चल रही है, लेकिन मौत का खूनी पंजा कसता जा रहा है। खदान में फंसे 3 मजदूरों में से एक के शव को एनडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया, जबकि 2 मजदूर अब भी खदान में दबे हुए हैं। 13 अक्टूबर को आसनसोल के कुल्टी इलाके में कोयला खदान में 3 मजदूरों के दबे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। उसके बाद 14 घंटे तक चले लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक शख्स के शव को बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 मजदूर अब भी खदान के अंदर दबे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मजदूर गैर कानूनी तरीके से खदान में खुदाई कर रहे थे, तभी हादसा हो गया और 3 मजदूर खदान के अंदर फंस गए। ईसीएल अधिकारियों के मुताबिक खदान के अंदर जहरीली गैस फैलने से मजदूर बेहोश हो गए और खदान के अंदर से बाहर नहीं निकल पाए, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। एनडीआरएफ की टीम 2 मजदूरों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। दुनिया में दहशतगर्दी के सबसे बड़े पैरोकार पाकिस्तान पर एफएटीएफ का शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है। आज पाकिस्तान के भविष्य को लेकर एफएटीएफ अपने फैसले का ऐलान करने वाला है। ये माना जा रहा है कि आतंक का पर्याय बन चुके पाकिस्तान को एफएटीएफ की डार्क ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है और उसे फरवरी 2020 तक आतंक से तौबा करने की मोहलत मिल सकती है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की उड़ी हुई नींद, पूरी हुकूमत परेशान है। गुरुवार की पूरी रात पाकिस्तानी हुक्मरानों के दिल में बेचैनी का आलम बना रहा। देर रात तक पाकिस्तानी लीडर्स और आला अफसरों की बैठक का दौर चलता रहा। पाकिस्तानी हुक्मरानों की बेचैनी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ के आज आने वाले फैसले को लेकर थी, जिसमें कंगाल हो चुके पाकिस्तान के भविष्य को लेकर फैसला आने वाला है। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी वो है उम्मीद है कि हमें ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाएगा और साथ ही में ये है कि शायद ग्रे लिस्ट में हम कुछ अरसा और रहें। टेरर फंडिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के आरोपों से घिरा पाकिस्तान फिलहाल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। एफएटीएफ चंद घंटे बाद ही पाकिस्तान के भविष्य का ऐलान कर सकता है कि वो ग्रे लिस्ट में बरकरार ही रहेगा, डार्क ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा या फिर ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। साफ है कि कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान का नापाक खेल खत्म हो सकता है। आतंकवाद पर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का सारा काला चिट्ठा सामने आ चुका है और कश्मीर में आतंकी साजिश रचने वाला पाकिस्तान आतंकियों की मदद करने को लेकर ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है। आपको बता दें कि एफएटीएफ ने जून 2018 में ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और 27 पॉइंट का एक्शन प्लान देते हुए पाकिस्तान को 15 महीने की मोहलत दी थी। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी संगठनों की टेरर फंडिंग को बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट सेक्टरों से रोकने के उपाय करने थे। एक्शन प्लान में जमात-उद-दावा, फलाह-ए-इंसानियत, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान जैसे आतंकी संगठनों के फंडिंग पर लगाम लगाने जैसे कदम शामिल थे। लेकिन डेडलाइन खत्म होने पर भी पाकिस्तान टेरर फंडिंग से लेकर तमाम मोर्चों पर फेल रहा। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर वो आतंक के खिलाफ दिए गए 27 पॉइंट के प्लान को लागू करने में फेल हुआ तो उसको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। एफएटीएफ की पेरिस में हुई इस बैठक के पहले अगस्त 2019 में एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप ने पाकिस्तान को फेल पाया था। पाकिस्तान 27 पॉइंट्स के एक्शन प्लान में से केवल 6 पर ही खरा उतरा था। हालांकि माना जा रहा है कि पेरिस बैठक में एक बार फिर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में जाने से 4 महीने की मोहलत मिल गई है। उसे सभी पॉइंट्स को लागू करने के लिए फरवरी 2020 तक का समय मिल सकता है और तब तक के लिए उसे डार्क ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है, जिससे आर्थिक मोर्चे पर उसकी परेशानी अभी की तुलना में और बढ़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। बांग्लादेश की सेना की फायरिंग में बीएसएफ के एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है।
ये चीख, ये दर्द है एक पत्नी को, जिसका पति अब वापस नहीं आएगा। यहाँ हर चेहरे पर मायूसी है, चारों ओर गम का माहौल है। गुरुवार का दिन इन लोगों पर पहाड़ बनकर टूटा। फिरोजाबाद के चमरौली गांव में हर ओर मातम पसरा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेश सेना की ओर से की गई फायरिंग में बीएसएफ जवान विजय भान शहीद हो गए। मुझे पता ही नहीं, मेरा बेटा रो रहा था तो मैं तो सोच रही कि वैसे ही कोई चक्कर हो गया इसलिए रो रहा है। मैं भाग के गई, बहू भी आती, लला काहे हो मम्मी, ओ मम्मी, ओ मम्मी ऐसे चिल्ला रहा हूँ। मैंने सोची मेरे साथ वैसी कोई बात रह गई हो। लला का बात है गई, मैं ऐसी थोड़ी बहुत वैसी बात करूँ थी। बोले मम्मी मम्मी वो कोई बात ना, मैं लला का है वो तो पापा को कछु है वो। मम्मी लला ने मेरी जेठ हो ली। बीएसएफ जवान विजय भान मुर्शिदाबाद जिले के काकमरीथर बॉर्डर पोस्ट पर तैनात थे। भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी से जुड़े मुद्दे पर वो बीएसएफ जवानों से बात करने गए थे। उसी दौरान बांग्लादेश के सैनिकों की ओर से की गई फायरिंग में विजय भान शहीद हो गए, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से जख्मी है। जख्मी जवान का अस्पताल में इलाज चल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अयोध्या पर फैसला अब सुरक्षित हो चुका है। दिगंबर अखाड़े के महंत सुरेश दास ने यह कहा है कि निर्मोही अखाड़ा और दिगंबर अखाड़े में विवाद होने पर सरकार से मंदिर बनाने की अपील करेंगे। उनसे बात की हमारे वरिष्ठ योगी दीपक चौरसिया ने। सर ये बताइए कि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व हो गया है, आपका मन क्या कहता है? पहले तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, दिगंबर अखाड़ा की तरफ से, साधु समाज से, अयोध्या की तरफ से। कई एक वर्षों का यह मुद्दा चल रहा था, लेकिन अब उसका समापन होने वाला है, फैसला होने वाला है। और ये सबको मालूम है, इतिहास इसका गवाह है कि अयोध्या है, भगवान श्री राम का जन्म ही हुआ है, जन्मभूमि वही है। और हम लोगों को जिस प्रकार हाई कोर्ट का फैसला आया कि वही राम जन्मभूमि है, हाई कोर्ट ने माना ये राम जन्मभूमि है, लेकिन अभी एक तकनीकी दिक्कत है। एक तरफ निर्मोही अखाड़ा है और एक तरफ रामलला विराजमान। निर्मोही अखाड़ा चाहता है कि राम मंदिर वो बनाए, उनको भी आधी जमीन, 1/3 जमीन हाई कोर्ट ने दी थी। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा आमने सामने नहीं आ जाएंगे? नहीं, किसी को भी यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग सरकार से निवेदन कर चुके हैं और हमारी बात भी हो चुकी है, सरकार ही मंदिर बनाएगी। नहीं, सरकार मंदिर बनाएगी या न्यास मंदिर बनाएगा? अगर आप कह रहे हैं न्यास जी, राम जन्मभूमि न्यास जो है वो बनाएगा। लेकिन अगर टाइटल निर्मोही अखाड़े के पास गया, क्योंकि है तो टाइटल सूटना हो रहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप एक जमीन का मालिकाना हक नहीं डिसाइड कर रहे हैं, 3 लोगों में उसको बांट दे रहे हैं, जिसको गलत माना था सुप्रीम कोर्ट ने। अब या तो वो जाएगी रामलला विराजमान को या वो जाएगी निर्मोही अखाड़ों को। निर्मोही अखाड़ा प्रमुखता से मंदिर बनाना चाहता है, न्यास के पास अगर नहीं जाती है तो क्या होगा? अगर ये आपस में लड़ेंगे तो जिस प्रकार का सोमनाथ का मंदिर सरकार ने बनाया है, उसी प्रकार अयोध्या राम जन्मभूमि को सरकार बनाएगी। क्या आप सरकार से मांग करते हैं दिगंबर अखाड़े की तरफ से कि अब जब मामला सेटल हो रहा है तो आप मंदिर बनाना शुरू कर दें, सरकार मंदिर बनवाए? क्या आप ये मांग करते हैं? नहीं, हम लोग चाह भी रहे हैं। आपस में जब विवाद होगा ये निर्मोही का और इनका, तो आखिर फिर मामला लटक जाएगा। इसलिए अब किसी प्रकार का मामला को मंदिर के लटकाया न जाए, सरकार बनाए मंदिर को। हम लोग सरकार के साथ हैं, उनकी सारी समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। मैंने माना, क्या आपने इस बात की विनती या प्रधानमंत्री जी से या योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी से या किसी सरकारी पक्ष से की है कि अगर निर्मोही अखाड़ा और राम जन्मभूमि न्यास के बीच कोई विवाद होता है तो ऐसे में सरकार मंदिर बना दे? हमारे योगी जी से बराबर चर्चा होती रहती है। इस बारे में भी चर्चा हुई है कि एक बार चर्चा हुई है। क्या मत होता है उनका? वो कहेंगे कि बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मंदिर बनाएंगे, क्योंकि उनके गुरुजी भी श्री अवैधनाथ जी आंदोलन में थे, वो प्रमुख थे। हमारे महाराज जी और उनके महाराज गुरुजी दोनों प्रमुख थे। तो परमहंस जी का, अशोक सिंघल का और श्री अवैधनाथ जी की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी
जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण होगा। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर की, जहां पर एक पारिवारिक विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जोधपुर की सड़क पर संग्राम, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, किसी के हाथ में लाठी तो किसी के हाथ में बैट। मारपीट की ये तस्वीरें जोधपुर की विजय राजेश सिंधिया कृषि उपज मंडी की। आपसी कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते गहमा गहमी में बदल गया। बस फिर क्या, लाठी डंडे लेकर 15 से 20 लोग आमने सामने आ गए और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कैमरे में कैद हो गया। दरअसल दो पक्षों के बीच में शादी को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा था। बुधवार को लड़के पक्ष के लोग लड़की के पिता की दुकान पर पहुंचे और इसी दौरान दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। टेलीफोन इतना मिली थी मंडल कृषि में झगड़े होने की। जब तक वहाँ गई थी तो वहाँ के राजू सिंह नाम का व्यक्ति मिला, उसकी कुछ चोटें आई थी, उसको हॉस्पिटल इलाज करवाया। उसको मुकदमा दर्ज कराने के लिए बोला तो उसने बताया था कि हमारा पारिवारिक मामला है। मारपीट की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस भी हरकत में आ गई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। टीम न्यूज़ नेशन। मायानगरी मुंबई की जान कही जाने वाली काली पीली पद्मिनी टैक्सी जल्द ही मुंबई की सड़कों से गायब हो जाएगी। मुंबई में हम इस टैक्सी के बारे में भी आपको बताएंगे। 2020 तक ये पूरा जो मसला है वो होना है, लेकिन इस बीच यहाँ पर आपको बता दें एक और खबर जो इंदौर से आ रही है। इंदौर एयरपोर्ट पर करवा चौथ के लिए खास इंतजाम किए गए थे। आइए दिखाते हैं आपको इंदौर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों ने करवा चौथ पर कैसे अपने हमसफर का दीदार किया। ये नजारा इंदौर एयरपोर्ट का है, जहां करवा चौथ पर एयरपोर्ट स्टाफ और पैसेंजर्स के लिए बेहद खास इंतजाम किए गए थे। इंदौर एयरपोर्ट के अंदर खास स्टॉल लगाया गया था, जिसमें मोबाइल के जरिए शादीशुदा जोड़ों ने इस मौके पर वीडियो चैट के जरिए एक दूसरे का दीदार किया, वो भी बिल्कुल मुफ्त। सफर में होने की वजह से जो पत्नियां अपने पति और पति अपनी पत्नियों से नहीं मिल पाए थे, उन्होंने मोबाइल पर एक दूसरे का दीदार किया। इंदौर एयरपोर्ट पर हुए इस खास इंतजाम की बदौलत ही कई महिलाओं ने पति का दीदार कर अपना व्रत खोला, जबकि कुछ पतियों ने पत्नियों को मोबाइल पर वीडियो चैट के जरिए उनका उपवास खुलवाया। करवा चौथ पर ये खास इंतजाम देखकर शादीशुदा लोग बेहद खुश दिखाई दिए। जाहिर है इस मौके पर अगर दूर बैठे हमसफर का दीदार हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या होगा। इंदौर से आदित्य सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। मायानगरी मुंबई की जान कही जाने वाली काली पीली पद्मिनी टैक्सी की बात करें तो जल्द ही मुंबई की सड़कों से गायब होने वाली हैं। मुंबई में ऐसी सिर्फ 50 ही गाड़ियां बची हैं। मुंबई की सड़कों पर पद्मिनी नहीं दिखेगी। खत्म होने वाला है पद्मिनी का सफर। मायानगरी मुंबई की सड़कों की शान मानी जाने वाली काली पीली पद्मिनी टैक्सी बेहद जल्द सड़कों पर नजर नहीं आएगी। जी हां, मुंबई की जानी मानी पद्मिनी टैक्सी अब बंद होने वाली है। दरअसल आइकॉनिक इंडो इटालियन मॉडल की प्रीमियर पद्मिनी टैक्सी का प्रोडक्शन साल 2000 में ही बंद हो गया था। इसके बाद से सिर्फ 50 टैक्सियां ही यहाँ की सड़कों पर दौड़ रही हैं, लेकिन जून 2020 में मुंबई की सड़कों पर इसे पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। 70 साल के फिलिप्स रोड्रिग्स बताते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पद्मिनी प्रीमियर टैक्सी पर गुजार दी। वो तो अभी तक रिटायर नहीं हुए, लेकिन बहुत जल्द उनकी पद्मिनी जरूर रिटायर होने वाली है। मैं तो मेरा लाइसेंस है 69 का, टैक्सी बैच निकाला 74 में है, जब से टैक्सी चला रहा। अच्छा, आप ये पद्मिनी गाड़ी, ये फिएट गाड़ी चलाते हो? हाँ जी। अभी ये बंद हो जाएगी, उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद देखो, चलाने को मिला तो चलाएंगे, ना तो घर में बैठे रहेंगे। वहीं हैदर अब्बास बताते हैं कि पद्मिनी आज भी उनकी सबसे पसंदीदा कार है। ये उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी। कि आज भी कोई भी पैसेंजर है या कुछ भी है तो इसी की गाड़ी को चॉइस करते हैं। मेरे पास 10-12 गाड़ी था, तो सारी स्क्रैप हो ही गई है। अभी ये 20 साल के अंदर सब कट गई है। मुंबई टैक्सी मंस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बताते हैं कि ये ऐसी गाड़ी थी जो सभी ड्राइवरों की पसंदीदा थी।
और इसकी सबसे बड़ी वजह थी इसका मेंटेनेंस, जो बेहद कम था और सालों पहले बंद होने के बाद भी इसके पार्ट्स मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये जो गाड़ियाँ मजबूत गाड़ियाँ हैं, आज भी कुछ गाड़ियाँ चल रही, 50-60 गाड़ियाँ चल रही और मजबूत गाड़ियाँ, कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो तो उसको तुरंत बना सकता है। आज का जो मॉडर्न टाइप की गाड़ियों को बना नहीं सकते, उसको पार्ट्स नया डालना पड़ता है, कुछ नहीं तो उसको ठीक से बना सकता था। दूसरा मेंटेनेंस कम है। पहले इस काली पीली टैक्सी को फिएट के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम पद्मिनी कर दिया गया। इसके नामकरण की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। साल 1963 में तमिल में रानी पद्मिनी पर एक फिल्म बनी, जिसमें फिल्म एक्ट्रेस वैजयंती माला ने रानी पद्मिनी का रोल अदा किया था। उसके एक साल बाद बॉलीवुड में भी अनीता गुहा को लेकर रानी पद्मिनी पर एक फिल्म बनी और 1974 में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के सम्मान में सरकार ने मुंबई की फेमस काली पीली टैक्सियों का नाम प्रीमियर पद्मिनी रख दिया। प्रीमियर पद्मिनी टैक्सियों का बॉलीवुड सफर भी बेहद शानदार रहा। टैक्सी ड्राइवर, चलती का नाम गाड़ी, आर पार, वो कौन थी और सीआईडी जैसे तमाम फिल्मों में इस टैक्सी का बेहद अहम रोल था। टीम न्यूज़ नेशन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।